वेलकम स्टूडेंट्स। हम यहाँ पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स। अब तक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बेसिक्स पढ़े, साथ के साथ फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जाना और फाइनेंशियल मैनेजर के रोल भी देखे। इस यूनिट में भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला टॉपिक है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, अर्थात वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। हर संस्था की वित्तीय आवश्यकताएं अलग-अलग होती है। सभी संस्थाओं को एक जैसे वित्त की आवश्यकता नहीं होती और उनका सही अनुमान लगाने के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ पर दिए हुए सभी प्रकार की कॉस्ट और एक्सपेंसेस को समझ लिया जाए। किसी भी संस्था में अगर अगर संस्थाओं के लिए वित्तीय आवश्यकता एक प्रकार की होती तो फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं अलग अलग है, रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसलिए उन्हें प्रॉपरली एस्टिमेट करना, समझना बहुत जरूरी है बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। देखिए, सबसे पहला है प्रमोशन एक्सपेंसेस। जैसे कि हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एस्टेब्लिशमेंट या इनकॉर्पोरेशन, हम इसे कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट की जगह, इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं और वो खर्चे जैसे कि रिसर्च में भी होते हैं, इनकॉर्पोरेशन में, उसके रजिस्ट्रेशन में, मेमोरेंडम आर्टिकल आदि छपवाने में, इन सब में बहुत प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं और इस धनराशि की को को हमें प्रॉपरली मैनेज करना होता है। तो जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी हो तो ये पहले से एस्टिमेट कर लेना चाहिए कि प्रमोशन पर क्या खर्चा हो सकता है। इससे फाइनेंशियल प्लानिंग भी प्रॉपर होती है और संस्था को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलता है। दूसरा बात आती है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, यानी संस्थापन व्यय। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए और भी खर्चे होते हैं। जैसे जैसे ही संस्था की स्थापना होती है, कर्मचारियों की भी नियुक्ति करनी पड़ती है, फर्नीचर भी बाय करना पड़ता है, स्टेशनरी भी परचेज करनी पड़ती है, साथ के साथ कुछ साज सामान भी खरीदने पड़ते हैं जो कि बहुत आवश्यक होते हैं। इन व्ययों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें नज़रअंदाज किया जाएगा तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन हमेशा गड़बड़ा जाएगी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग की अगर बात करें, अर्थात वित्त प्राप्ति की लागतें। जब भी कोई संस्था कहीं से भी ऋण प्राप्त करती है तो उस ऋण को प्राप्त करने के लिए, अगर वो ऋण इक्विटी शेयर्स के थ्रू प्राप्त किया जा रहा है तो प्रोस्पेक्टस इशू कराना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। शेयर्स इशू कराने के लिए कंपनी को विज्ञापन भी देने पड़ते हैं, आवश्यक स्टेशनरी की भी आवश्यकता होती है, दलालों को भी पैसा देना पड़ता है। तो अनेक प्रकार के खर्चों का यहाँ पर भुगतान करना पड़ता है। इसलिए वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय इन लागतों अर्थात इन कॉस्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे जिससे कि एस्टिमेशन प्रॉपर हो सके। स्थायी संपत्ति, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एंड इंटेंजिबल असेट। अब किसी भी संस्था में फिक्स असेट की भी रिक्वायरमेंट होती है, करंट असेट की भी होती है, साथ ही साथ इंटेंजिबल असेट की भी होती है और इनके ऊपर कुछ खर्चे भी होते हैं। जैसे कि जब संस्था फिक्स असेट बाय करती है तो उसके ऊपर संस्था ने उसे किस रूप में परचेज किया है, जैसे लीज पर लिया है या रेंट पर लिया है, उन सब के ऊपर खर्चे होते हैं। भूमि, भवन, संयंत्र सब सम्मिलित करने होते हैं फिक्स कॉस्ट के अंदर। तो इस फिक्स प्रकार की जो असेट होती है उसके ऊपर कोई हो रहे खर्चों को भी हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में जोड़ना चाहिए। साथ के साथ इंटेंजिबल असेट अर्थात अमूर्त संपत्तियां, अमूर्त जिन्हें कि हम देख नहीं सकते लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन संस्था में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि। इन सबको के ऊपर भी संस्था के काफी खर्चे होते हैं, लागत आती है। तो उस लागत को भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में ऐड करना चाहिए, जिससे कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सही प्रकार से एस्टिमेट
किया जा सके। कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग बिजनेस, अगर व्यवसाय को बढ़ाना है, आगे लेकर जाना है, शुरुआत में आप देखिए जब भी व्यवसाय लगता है तो जरूरी नहीं है कंपनी को प्रॉफिट ही हो, कई बार कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो ये भी ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसी ये भी एक प्रकार की कॉस्ट है जो कंपनी को बिजनेस को डेवलप करने के लिए हानि इस हानि को वहन करना ही पड़ता है। तो ये हानि ये कॉस्ट जो बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए लगाई जा रही है एक तरह से उसको भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में ऐड कर लेना चाहिए। लास्ट, प्रमोशनल कॉस्ट, संस्था को प्रमोशन संवर्धनात्मक लागतें भी भुगतनी पड़ती है। जैसे कि संस्था को अगर एडवर्टाइजिंग करनी है या सेल्स प्रमोशन करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, ई मार्केटिंग करनी है, पब्लिसिटी करनी है या पर्सनल सेलिंग करनी है, इन सब के ऊपर भी भारी मात्रा में खर्चा होता है। इन खर्चों को भी एक व्यय मानकर पहले से ही इनका थोड़ा अनुमान लगाकर इन्हें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में कि हमें फंड्स की कितनी रिक्वायरमेंट होगी उसमें अगर पहले से ही जोड़ लिया जाए तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी हो सकती है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग की बहुत सारी सीमाएं होती है, लिमिटेशन होती है। पहला, फाइनेंशियल प्लानिंग जैसा कि आप जानते हैं फोरकास्टिंग पे बेस्ड है। यहाँ पर पहले से ही पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। तो जब जो प्लानिंग पूर्वानुमान पर आधारित होगी वहां कुछ भी कहना संभव नहीं होता और फोरकास्टिंग के अपने ही काफी लिमिटेशन हो जाते हैं, क्योंकि जब प्लानिंग फोरकास्टिंग के ऊपर बेस्ड होगी तो योजना का असफल होना भी मुमकिन है। अनफोर्सिन कंडीशन यानी आकस्मिक घटनाएं, कई बार संस्था में ही नहीं संस्था के बाहर भी काफी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनका अनुमान किसी को नहीं होता है। ऐसी सभी घटनाओं की योजना में व्यवस्था नहीं की जा सकती अगर आपने उनके बारे में समझा है तब भी, क्योंकि ये अनफोर्सीन है तो इनकी व्यवस्था करना थोड़ा मुमकिन नहीं होता। तो ये एक लिमिटेशन होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। एंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, जो जो चीजें प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है, तो प्लानिंग जब हम कर चुके हैं तो प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना, लोचशीलता लाना, ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है। न्यूमैन ने भी कहा, योजना जितनी अधिक व्यापक होगी प्रशासन उतना ही अधिक लोचहीन होगा। अर्थात जितनी ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी वहां पर मैनेजमेंट में चेंजेस करना उतना ही जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कोई सस्ती प्रक्रिया नहीं है, ये काफी खर्चीली प्रक्रिया होती है। इसमें संस्था को काफी खर्चे वहन करने पड़ सकते हैं। साथ ही प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो वो हैप्पीजार्ड मैनर में यूं ही नहीं की जा सकती। प्लानिंग के लिए बाहर के वातावरण को समझना, अंदरूनी वातावरण को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये कोई एक दो दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें काफी समय व्यय होता है, इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी भी है। ये लिमिटेशन है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर अब फाइनेंशियल प्लानिंग को और बेहतर बनाना है और साउंड बनाना है तो उसके लिए संस्था को किन चीजों की आवश्यकता है? देखिए, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग को इफेक्टिव और अच्छा बनाना है तो संस्था के पास क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। अर्थात संस्था के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव ये निर्धारित करते हैं कि कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है। संस्था की योजना तभी श्रेष्ठ होती है, प्लानिंग तभी इफेक्टिव होती है जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होंगे तो ये समझना मुश्किल है कि हमें किस दिशा में जाना है और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। दूसरा,
प्लानिंग के लिए कहा गया है कि प्लानिंग जितनी सिंपल, जितनी अच्छी होगी, जितनी सिंपल होगी, सरल होगी, उसे समझना साथ में उसे एग्जीक्यूट करना भी उतना ही आसान होगा, इजी होगा। उसमें कई प्रकार की पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करके जब प्रेजेंट किया जाता है, प्लानिंग को जब सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाता है, तो केवल संस्था के व्यक्तियों के लिए नहीं, अपितु संस्था के बाहर के लोगों के लिए भी उसे समझना काफी आसान होता है। अतः वित्तीय योजना में सरलता अवश्य होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी जरूर से होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे लोचशीलता कहते हैं, वित्तीय योजना का, फाइनेंशियल प्लानिंग का ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। डेविस ने कहा, वह नियोजन लोचशील होता है जिसे बिना किसी भयंकर आर्थिक एवं कार्य क्षमता की हानि के परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। वो प्लान बहुत अच्छा प्लान होता है और बहुत फ्लेक्सिबल होता है, जिसमें कोई भारी नुकसान उठाए बिना एनवायरनमेंट में जैसे ही बदलाव होता है उसके अनुसार प्लानिंग में अगर चेंज कर दिया जाए, तो प्लानिंग ऐसी ही होनी चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान ऐसा ही होता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, और ये एक बहुत ही आवश्यक तथ्य है कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट की गई है। फोरसाइटेडनेस की बात करें अगर, दूरदर्शिता, प्लानिंग केवल आज के लिए नहीं होती, प्लानिंग हमेशा भविष्य के लिए भी होती है, और भविष्य या भावी प्लानिंग होना आवश्यक भी है। तो वर्तमान को देखते हुए जब आप भविष्य और के लिए योजनाएं बनाते हैं, तो अर्थात उन योजनाओं में दूरदर्शिता, उन प्लान्स में दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस का होना आवश्यक है। ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या असेंशियल बन जाता है एक साउंड फाइनेंशियल प्लान के लिए। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से मतलब है कि हमें तुरंत कितने फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं कैश में। व्यवसाय को इफेक्टिव वे में चलाने के लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के पास, संस्था के पास सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड फंड्स होने चाहिए, कैश में, जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि नहीं तो संस्था को जो दैनिक भुगतान है उनको करने में काफी कठिनाई आ सकती है। तो लिक्विडिटी होनी चाहिए, फॉरसाइटेडनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। जो भी फंड संस्था के पास है, अगर उन फंड्स का मतलब योजनाएं, प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो भी संस्था के पास फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ऐसा ना हो संस्था के पास जो फंड्स हैं वो बेकार हो जाए। प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि प्लान आज के लिए है या एक पोर्शन के लिए, एक डिपार्टमेंट के लिए, प्लानिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इकोनॉमिक अर्थात सस्ती पड़े, ऐसा नहीं प्लानिंग करने में ही काफी खर्चे हो जाए, या प्लानिंग इस तरह की होनी चाहिए कि कंपनी की कॉस्ट को प्रॉपर वे में एस्टिमेट किया जा सके, जो वो फाइनेंशियल सोर्सेज के ऊपर खर्चा करने जा रहे हैं उनका अनुमान लगाया जा सके, और उसके आधार पर ये देखा जा सके कि हमें कितने और किस तरह के फंड्स की रिक्वायरमेंट है। प्रैक्टिकेबल होनी चाहिए, यानी जिसकी व्यवहारिकता जिसके अंदर है, जिसको इम्प्लीमेंट करना मुमकिन है। ऐसा नहीं कि जो सोचा है उसे क्रियान्वित करना काफी टिपिकल हो जाए। साथ के साथ कोऑर्डिनेटिंग फाइनेंशियल प्लान इस प्रकार का होना चाहिए कि वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेट किया जा सके उसे, या यूं कहें एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान वो होता है जो डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सके, उनमें समन्वय स्थापित कर सके। तो ये हमने पढ़ा पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में। धन्यवाद।